Start, sir. Student, this question came in IIT JAM 2021, question 18, related with electrostatics. Four charges are placed very close to each other as shown. Separation between two charges on y-axis is little a, and separation between two charges on x-axis is also little a. The leading order form of electrostatic potential at a point P at a distance little r from origin small r much greater than little a is. Four options are there. Option A is correct option. Let us justify this. Student, ये एक तरीके के दो डाइपोल्स हैं. There are two dipole, and you know dipole क्या होता है? Two equal and opposite charges separated by small distance. और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है. दिस इज वन डाइपोल, दिस इज सेकंड डाइपोल. इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है -2 से +2. इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है -2 से +2. लेकिन क्वेश्चन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल जो है दैट इज स्केलर क्वांटिटी. पोटेंशियल के जो यूनिट है वो जूल पर कूलम यानी वोल्ट. और नेगेटिव चार्ज लीड्स टू नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज लीड्स टू पॉजिटिव पोटेंशियल. तो इस क्वेश्चन ये एंगल 60 डिग्री दिया, ये 60 है तो ऑब्वियस है ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री. सो सबसे पहले ये दो डाइपोल्स हैं. मैं पहले इस डाइपोल को डील करूंगा, सेकंड में मैं इस डाइपोल को डील करूंगा, फिर उन दोनों रिजल्ट को हम सुपर इंपोज कर लेंगे. सो लेट अस डील विद दिस डाइपोल. ये डाइपोल मैंने दिखाया, ये एंगल अभी आपने देखा इस y एक्सिस के साथ 30 डिग्री. ये स्टडी पॉइंट या शॉर्ट पॉइंट या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल इवैल्यूएट करना चाहते हैं, ये डिस्टेंस आ रहा है. पॉजिटिव चार्ज लीड्स टू पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज लीड्स टू नेगेटिव पोटेंशियल. नेगेटिव चार्ज इज सेंटर ऑफ लो पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज इज सेंटर ऑफ हाई पोटेंशियल. और ये डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज की p से r सफिक्स प्लस -2 की डिस्टेंस p से r सफिक्स माइनस. और पोटेंशियल स्टडी पॉइंट पे पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हमने +2 इंटरमीडिएट क्लास में पढ़ रखा है kq/r. तो इस चार्ज का पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना होगा kq, और ये डिस्टेंस. इस चार्ज का पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना होगा kq डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस. बट दिस इज नेगेटिव चार्ज, सो नेगेटिव साइन मस्ट बी रिटन हियर. और ये फाई, ये डिस्टेंस आधा डिस्टेंस हो जाएगा, आधा. ये cos फाई, एक कोसाइन लो होता है cos फाई. ये ट्रायंगल है और ये तीन साइड, जिन दो साइड cos में कोसाइन लो आपको रिवाइज कर दूं, जिन दो साइड के बीच में एंगल बनता है उन साइड के स्क्वायर का सम माइनस एंगल के सामने वाली जो साइड है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ दोस टू साइड्स between which this angle is to be formed. 2 से 2 कैंसिल, ये फाई 30 डिग्री. और ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद क्रॉस करने के बाद ये आ जाएगा cos 30 की वैल्यू √3/2. टेकिंग r स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये डिनोमिनेटर में एक r कैंसिल और ये पावर हाफ आ जाएगी. सिमिलरली r सफिक्स माइनस को इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ जहां पे ये माइनस है वहां पे आप प्लस आ जाएगा. नाउ नेग्लेक्ट द हायर टर्म्स बिकॉज फॉर डिस्टेंस लिटिल आर मच ग्रेटर देन a. तो इन किसका रेसिप्रोकल लिया, तो दोनों तो रेसिप्रोकल ले लिया. और ये प्लस पावर हाफ है वो माइनस हो जाएगा. और ये हायर टर्म्स जो है ये नेग्लेक्ट कर दिया n e g. सो एक्सपैंड दिस and only consider the terms of 1/r. तो ये जो है बहुत ही एक से छोटा है, तो 1 - x raised to power n is 1 - nx. तो ये माइनस हाफ इधर आ गया, ये प्लस हाफ हो गया. सिमिलरली 1/r सफिक्स माइनस में सिर्फ प्लस की रिप्लेसमेंट माइनस है. अब हमारे पास 1/r प्लस भी है, 1/r सफिक्स प्लस यहाँ पर पुट करेंगे, 1/r सफिक्स माइनस यहाँ पे पुट कर देंगे. उसके बाद टोटल पोटेंशियल ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल p पॉइंट पे, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल p पॉइंट पे. ये वैल्यू पुट कर दी, kq कॉमन ले लिया और ये कैंसिल हो गया.
और ये W और 2 ने 4 को कैंसिल कर दिया 2 से, तो ये 1 डाइपोल अभी मैंने लिया। सेकंड डाइपोल मैं अब कंसीडर करता हूँ। स्टार्ट। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट डाइपोल का मैंने रिजल्ट लिखा था। आई गॉट दिस डाइपोल एज फर्स्ट, दिस डाइपोल एज फर्स्ट, दिस डाइपोल एज सेकंड। तो अभी मैंने फर्स्ट डाइपोल की वजह से मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पे इवैल्यूएट किया। नाउ आई प्रोसीड टू इवैल्यूएट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट स्टडी पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल नंबर लेबल्ड एज सेकंड। ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। ये स्टडी पॉइंट, ये एंगल 60 डिग्री, ये स्टडी पॉइंट की डिस्टेंस हमें r दी हुई है। ये नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस r सफिक्स माइनस, ये पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस r सफिक्स प्लस। ये टोटल डिस्टेंस है हाफ ऑफ नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या आता है? kq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, बट नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज लीड्स टू नेगेटिव पोटेंशियल। अब ये cos थीटा, नेचुरल को साइन लो लगाइए। अभी बताया था जिन दो साइड के बीच में एंगल बनता है उन साइड के स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ दोस टू साइड्स, इन दो साइड की प्रोडक्ट जिनके बीच में एंगल बना, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। और ये थीटा ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो r सफिक्स माइनस किसके बराबर आ गया? ये टेकिंग स्क्वायर, ये स्क्वायर हटा, r स्क्वायर कॉमन ले लिया, r स्क्वायर नीचे आ गया और स्क्वायर रूट लिया तो ये पावर हाफ हो गई। और ये हायर ऑर्डर टर्म नेग्लेक्ट, क्योंकि r मच ग्रेटर देन इट। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो ये पावर जो प्लस है वो माइनस हाफ हो गई। और फिर बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया। Similarly, 1 by r suffix plus के लिए you need not to evaluate again. Simply you replace plus by minus. Then you use these values in expressions of potential. V suffix plus का kq divided by r suffix plus पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल। अब इन V suffix plus is kq divided by r suffix plus, तो 1 by r suffix plus की वैल्यू ये। ऐसे V suffix minus is minus kq into 1 by r suffix minus, वो वैल्यू रख दिया। टोटल दोनों को टोटल किया और ये 1 से 1 कैंसिल, ये माइनस आ गया और 2 ने 4 को काट दिया 2 से। तो सेकंड इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से ये पोटेंशियल है, फर्स्ट डाइपोल की वजह से स्टडी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये है। अब दोनों डाइपोल की वजह से मुझे पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, यानी इफेक्टिव पोटेंशियल, रिजल्टेंट, टोटल, नेट, कुल, यानी फुल टोटल कितना हो जाएगा। इन दोनों को सुपर इंपोज कर दिया। जब मैंने पहले डाइपोल का पोटेंशियल निकाला था तो दूसरे को भूल गया, जब मैं दूसरे पोटेंशियल का डाइपोल पी पे निकाला तो पहले को मैं भूल गया। अब मैंने दोनों को सुपर इंपोज कर दिया, इन दोनों को सुपर इंपोज कर दिया, इन दोनों, तो इनको सुपर इंपोज किया, ये कॉमन ले लिया और k यू नो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और वो फर्स्ट ऑप्शन ए है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। Start. Student, this question came in IIT JAM, question number 4. This question is based on fluid statics. Question is, an object of density rho is floating in a liquid with 75% of its volume submerged. यानी कितना हिस्सा उसका लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है? 75%, यानी 3v/4। V is total volume of body, ये बाहर वाला हिस्सा, ये पानी, ये लिक्विड के अंदर डूबा हुआ हिस्सा, submerged. Density of liquid is, ये क्वेश्चन है, rho is density of object. Student, यहाँ पे we will apply principle of flotation. According to law of flotation, upthrust is equal to weight of body. अपथ्रस्ट को buoyant force भी बोलते हैं और mg जो है weight of body है, weight of object है, m mass of object, g acceleration due to gravity, fb जो है according to Archimedes buoyant force है, अपथ्रस्ट क्या होती है? weight of medium या weight of liquid displaced by object। तो weight किसके बराबर होगा? इस बॉडी का weight क्या होगा? बॉडी की डेंसिटी, बॉडी का वॉल्यूम
क्योंकि ये तो मास हो गया इनटू लीटर जी। और बुओयंट फोर्स क्या होती है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, इसलिए लिक्विड की डेंसिटी इनटू डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम वो होता है जो हिस्सा लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, तो कितना हिस्सा जो डूबा होता है उसको डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बोलते हैं, इनटू लीटर जी। तो ये लिक्विड की डेंसिटी और कितना हिस्सा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना है? 3v/4, क्योंकि 75% दिया हुआ है, इनटू लीटर जी। तो अब आप फ्लोटेशन प्रिंसिपल लगाइए, बुओयंट फोर्स इक्वल टू वेट, और वेट जो है वो बॉडी की डेंसिटी रो है, बॉडी का वॉल्यूम v, ये लीटर जी, और बुओयंट फोर्स ये है, और g से g कैंसिल, v से v कैंसिल, तो therefore क्रॉस मल्टीप्लाई रो सफिक्स l is 4/3। सो सिंपल क्वेश्चन deserves simple answer, फर्स्ट ए ऑप्शन। इसी तरीके ये जैम में इस बार जो 2021 फरवरी में जो पेपर हुआ जैम में, ये क्वेश्चन मैथमेटिकल फिजिक्स पे है। द फंक्शन e2 cos x is Taylor expanded about x equal to 0. Question is coefficient of x square in this function is how much? 4 options are given. I am to justify option B. Student, you should remember and you must be remembering the expansion of f of x in powers of x minus a is. This is Taylor series expansion. f of x की expansion x minus a की powers में क्या होगी? f of x equal to f of a plus dash का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f प्राइम a और 1 फैक्टोरियल into x minus a प्लस डबल डैश का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस f डबल प्राइम ब्रैकेट a over 2 फैक्टोरियल into x minus a का होल स्क्वायर। और भी टर्म्स हैं लेकिन मैंने नहीं जाना क्योंकि उसने मुझे x स्क्वायर तक ही पूछा हुआ है। सो f of x is given to me e2 cos x। फिर मुझे चूंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए तो डिफरेंशिएट किया। आपको पता है e2 cos x का डेरिवेटिव e2 cos x ही है, लेकिन फिर cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस sin x। फिर मुझे दोबारा डिफरेंशिएट करना है, f डबल प्राइम x निकालना है। ये फंक्शन माइनस मैंने बाहर ले लिया, फंक्शन इनटू फंक्शन फॉर्म। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव फर्स्ट। फिर ये माइनस साइन माइनस माइनस प्लस। फिर अब मेरे को ये बस इसमें यूज कर लिया, f of x is e2 cos x, f ब्रैकेट a यहाँ पे कितना है, x की वैल्यू 0 यानी x इक्वल टू 0 के अराउंड, तो ये e2 cos 0 प्लस फिर f डैश a की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो यहाँ x की जगह 0, यहाँ पे x की जगह 0, फिर इंटू x माइनस a की जगह 0 प्लस f डबल प्राइम a, यहाँ पे a का मतलब 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 लिखते हैं। फिर इंटू x माइनस a का होल स्क्वायर, a की जगह 0, और नीचे 2 फैक्टोरियल इनटू sin 0 is 0, cos 0 is 1, सो ये cos 0 1, तो ये e की पावर 1 प्लस ये cos 0 1, तो माइनस e इंटू ये cos 0 1 और इंटू x स्क्वायर ओवर 2, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? माइनस c/2, तो b इज करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से इस बार आईआईटी जैम में जो 21 में अभी पेपर हुआ हाल ही में, सेकंड क्वेश्चन है, लेट कैपिटल M be a 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रेस हमें 6 दिया हुआ है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का 8 है। व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 2x2 मैट्रिक्स है तो 2 आइगन वैल्यूज होगी। लेट दोस आइगन वैल्यूज आर λ1 λ2। मैट्रिक्स का जो ट्रेस, यू शुड नो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज ऑलवेज सम ऑफ आइगन वैल्यू एंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यूज का सम ट्रेस है, ट्रेस हमें इतना दिया, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट गिवन है। ये फार्मूला आप जानते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर स्टूडेंट 4ab। तो ये आप इनकी वैल्यू इनकॉर्पोरेट करेंगे स्कूल अलजेब्रा, तो आप देखेंगे 4 and 2 इज करेक्ट ऑप्शन, ए इज, ये कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 60 जो मैं अभी लास्ट क्वेश्चन और बीच में क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूँ। क्वेश्चन 60 इज वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्स के अल्फा एक्स-रे फोटोन फ्रॉम मोलिब्डेनम एटॉमिक नंबर 42 इज, ये रिक्त स्थान भरो यानी फिल इन द ब्लैंक्स, एंगस्ट्रॉम, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, 0.6 to 0.8 उन्होंने कहा इस रेंज के अंदर आंसर आएगा। लेट अस सी स्टूडेंट, के अल्फा जो कैरेक्टरिस्टिक के अल्फा एक्स-रे जो
कैरेक्टरिस्टिक है उसकी जो वेवलेंथ है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब ये फार्मूला तब तक नहीं याद होता जब तक हम तो कोई डेरिवेशन ना करें। किसी भी फार्मूले को डिराइव करके याद करो तो कभी नहीं बोलता। मैं एक छोटा सा डेरिवेशन कर देता हूँ। स्टूडेंट, के सफिक्स अल्फा जो है, के अल्फा एक्सरे एक ऐसी एक्सरे है विच ऑलवेज अराइजेस ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन 2 to 1। ये इनिशियल, ये फाइनल, 2 to 1। और ये फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा सफिक्स के अल्फा इज इक्वल टू आर। आर इज रिडबर्ग कांस्टेंट, जेड एटॉमिक नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, मोसले लॉ से आता है। आर इंटू जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाय, हमेशा ये फाइनल, ये इनिशियल से फाइनल ट्रांजिशन होती है तो फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर। तो ये n1 की वैल्यू 1 है। ये आपको याद रखना के अल्फा एक्सरे की डेफिनेशन है। तो n1 n2 को सब्स्टिट्यूट किया और टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो ये आ गया। अब रिडबर्ग कांस्टेंट का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमें याद होना चाहिए 912 एंगस्ट्रॉम। तो फिर ये लैम्डा, ये 1 में याद की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है तो ये देखो ये फार्मूला बन गया वही जो मैं कह रहा था। तो 1216 ओवर जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, और जेड की वैल्यू मोलिब्डेनम में हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 42। 42 माइनस 1 यानी 41 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करके 0.72 एंगस्ट्रॉम। उसने एक हाई दिया था 1 डेसिमल प्लेस पे, तो 0.7 एंगस्ट्रॉम। आप देखिए 0.7 इस रेंज के अंदर आ रहा है, तो 0.7 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर था। थैंक यू। Start. Student, this question recently came in IIT JAM exam. Question number 22. Question number 22 is based on thermodynamics. I read statement to question. A system undergoes thermodynamic transformation from state S1 to S2 via two different paths 1 and 2. Heat absorbed and work done along path 1 are 50 joule and 30 joule respectively. If heat absorbed along path 2 is 30 joule, then how much work done is along path 2? Students, two states are there, state S1, state S2. U1 is internal energy in state S1, U2 is internal energy in state S2. स्टूडेंट, आप जानते हैं पूरी थर्मोडायनामिक्स में वर्क और हीट को छोड़ के बाकी सब स्टेट फंक्शन है। वर्क जो है पाथ फंक्शन है, हीट एनर्जी पाथ फंक्शन है, लेकिन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। और जो पाथ फंक्शन होता है वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और जो स्टेट फंक्शन होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। इसीलिए डेल्टा यू जो है change in internal energy, which is final internal energy minus initial internal energy. I mean to say corresponding to state 2 internal energy minus internal energy corresponding to state 1. So delta U जो है first law of thermodynamics which is based on conservation of energy. First law of thermodynamics जो है वो ये है, Q की वैल्यू जो होती है heat energy sum of work and internal energy. So delta U is Q minus W. ये दोनों पाथ फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है, इसीलिए इसके साथ डेल्टा लगा। और ये मैंने एग्जांपल के, तो उसने फिगर नहीं दिया, ये मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल लिया टू मेक यू अंडरस्टैंड। दिस इज इंडिकेटर डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। ये स्टेट S1 है, ये स्टेट S2 है। मुझे स्टेट S1 से S2 पहुंचना है। मैं S1 से S2 पहुंच रहा हूं बाय सिंगल एरो पाथ 1, मैं S1 से S2 पहुंच रहा हूं बाय डबल एरो पाथ 2। ये मैंने अलग कलर से इसलिए शो किया ताकि मैं बता पाऊं कि मैं S1 से S2 जा रहा हूं वाया पाथ 1 या वाया रूट 2। लेकिन हीट एनर्जी और वर्क तो इस बात पे निर्भर करेंगे कि किस पाथ को फॉलो किया, लेकिन इंटरनल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट। लिख भी दिया, इंटरनल एनर्जी अगर पाथ 1 के लॉन्ग 20 जूल है तो स्टूडेंट इंटरनल एनर्जी पाथ 2 के लॉन्ग भी 20 जूल ही आएगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज नथिंग टू डू विद पाथ, इट इज path independent, it is only state dependent. Internal energy is independent of path, it depends only on initial and final state of system. इसको the internal energy between S1 and S2 state is 20 joule, चाहे वो path 1 है चाहे वो path 2 है, irrespective of the path followed by system. Student, first law thermodynamics, पार्ट 2 के लिए भी वही है, डेल्टा यू इज Q माइनस W। डेल्टा यू तो वही रहेगा 20 जूल, लेकिन पार्ट 2 में हीट एब्जॉर्ब्ड is given to me 30 joule and W I have to work out, that is 10 joule. So B option is correct option.
And next question जो IIT JAM में very simple question that is based on kinetic theory of gases. Root means के velocity of molecule of oxygen gas is given by little v at some temperature capital T. The molecules of another gas have the same root means के velocity at temperature T/16. Second gas को identify करना है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, नियॉन. स्टूडेंट रूट मींस के वेलोसिटी का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट 3 कैपिटल R कैपिटल T और मोलिकुलर वेट. कैपिटल R स्टैंड फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कैपिटल T जो है टेंपरेचर इन एब्सोल्यूट या केल्विन. ये मोलिकुलर वेट है, ये मास ऑफ गैस नहीं है, मोलिकुलर वेट. और ऑक्सीजन गैस का जो मोलिकुलर वेट है वो 16 नहीं है, 32 है. O2 बोलते हैं, ऑक्सीजन गैस है मोलिकुलर फॉर्म 32. और दूसरी जो गैस है जिसको हमें पता नहीं वो कौन सी गैस है, अनदर गैस, लेकिन टेंपरेचर T/16 है. मोलिकुलर वेट पता कर, मोलिकुलर वेट से ही तो पता चलेगा वो कौन सी गैस है. ऐसी कौन सी गैस है जिसकी सेम आरएमएस वेलोसिटी हो लेकिन एट T/16? फार्मूला वही लगाया लेकिन दोनों वेलोसिटी कहता है कि सेम है. गैस आइडेंटिफाई करो, इक्वेट कर दिया. मोलिकुलर वेट 2 और 2 मोलिकुलर वेट किसका होता है हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, हाइड्रोजन गैस. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. Student, IIT JAM में ये क्वेश्चन नंबर 8 था. अरेंज द फॉलोइंग टेलीस्कोप्स वेयर कैपिटल T इज डायमीटर ऑफ टेलीस्कोप एंड लैम्डा इज वेवलेंथ. ये हमें टेलीस्कोप 1 का डेटा दिया हुआ है, ये टेलीस्कोप 2 को डायमीटर दिया है, टेलीस्कोप 3 का ये वेवलेंथ दिया हुआ है. और मुझे इन सभी टेलीस्कोप को डिक्रीजिंग रिजॉल्विंग पावर में अरेंज करना है. कौन सी सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ये कौन सी है. मैंने डी ऑप्शन को करेक्ट किया. स्टूडेंट ये वही क्वेश्चन स्टूडेंट कर सकते हैं अगर आपको टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला पता है. सबसे पहले तो रिजॉल्विंग पावर, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर से हम क्या समझते हैं. रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू डिस्टिंग्विश द टू ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड नियर बाय. रिजॉल्विंग पावर इज आल्सो रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला कैपिटल डी और डाउनस्ट्रीम में 1.22 लैम्डा. कैपिटल डी डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप. तो मैं पहले टेलीस्कोप T1 को लेता हूं, इसमें डायमीटर दिया है, वेवलेंथ ये दिया है और डायमीटर हमें दिया 100, वेवलेंथ सेंटीमीटर में है तो मीटर बनाएंगे. जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सारी क्वांटिटी एक ही मोड में रखते हैं, तो ये वैल्यू आ गई. मैंने ऑर्डर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा 3.98 into 10⁻². हालांकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻², पर उसने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में क्वेश्चन नहीं पूछा. आगे सेकंड टेलीस्कोप का भी फार्मूला तो वही है. अब वेवलेंथ जो है नैनोमीटर में है, नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर. सॉल्व किया, इसको भी मैंने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में साइंटिफिक नोटेशन में लिखा. क्योंकि ये 5 से कम है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो अगर तो कोई चीज 5 से कम हो तो उसको 1 ट्रीट करते हैं व्हेन वी राइट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. बट ही हैज नॉट आस्क्ड मी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसका मैं यहीं तक लिखना है. थर्ड मैंने फिर टेलीस्कोप यहाँ पे 100 नैनोमीटर में 10⁻⁹ सॉल्व किया, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो ये है क्योंकि ये 8.1 है, ये 5 से ज्यादा है तो इसको हम 10 ट्रीट करेंगे तो 10⁻⁷. लेकिन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं पूछा हुआ. टेलीस्कोप 4 का डेटा दिया, फार्मूला सेम है, ये आ गया. अब मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की इसलिए बात नहीं कर रहा. अगर इन टेलीस्कोप 4 और टेलीस्कोप 1 देखेंगे तो दोनों का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सेम है, पर उसने हमें दोनों को कंपेयर करना है तो ये वैल्यू जो है कम है. इसका मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो ये वाली है, उससे कम ये वैल्यू है, और उससे कम जो है वो ये वैल्यू, सबसे कम जो है वैल्यू ये है. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले वो वैल्यू लिखते हैं जो सबसे बड़ी हो, वो है थर्ड टेलीस्कोप सबसे ज्यादा, फिर उससे छोटे, फिर उसके बाद टेलीस्कोप 1 है 3.9 into 10⁻². ये सबसे जो है इसकी जो है रिजॉल्विंग पावर सबसे कम है. तो लार्जेस्ट रिजॉल्विंग पावर जो है हमारे पास टेलीस्कोप नंबर 3, ये वाला जो है इसकी सबसे ज्यादा रिजॉल्विंग पावर है जिसमें वेवलेंथ नैनोमीटर में यूज किया. थैंक यू.